हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि कई दिनों से इस चैनल पे वीडियोस नहीं आई एंड इसका रीज़न भी मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार था। ठीक है, सो इसकी वजह से आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी पीछे हो चुका है और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली डालूँ। ऐसा कोई भी दिन ना हो जब आपकी वीडियो ना आए और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कराऊँ, चाहे फिर मुझे एक दिन में 2 से 3 वीडियोस क्यों ना डालनी पड़े। सो आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जैसे आप मुझे करते हैं। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने आरडीएनए कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ लिया था और हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, और इनके फीचर्स क्या होते हैं और कैसे ये हमें बायोटेक्नोलॉजी में मदद कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर्स हैं क्या? ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं कि क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं, तो जो हमारे डिलीवरी बॉय होते हैं वही हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। मतलब कि देखो, मेरे को एक कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई मेरे को ऐसा जीन मिला जो मुझे मेरे काम का है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो किसी होस्ट में इसे भेजने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस डीएनए को किसी की मदद से भेजना पड़ेगा किसी होस्ट में। क्योंकि मैं इस डीएनए को इस होस्ट में भेजना चाहता हूँ तो मैं किसी की मदद से इस डीएनए को इस होस्ट में भेजूँगा। तो जिसकी मदद से भेजूँगा वो हमारा कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर। या फिर आप ये भी कह सकते हो, या इसे दूसरे तरीके से समझाऊं मैं आपको, तो मान लो ये आपका कोई सामान है जो आपने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। कहाँ से मंगाया है? फ्लिपकार्ट या जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जिस भी ऐप से, उससे आपने मंगाया है। अब ये आपके घर पार्सल जाना है तो आप क्या हो गए? होस्ट हो गए। और ये जो भी आपने सामान मंगाया है ये आपका क्या हो गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब क्लोनिंग वेक्टर वो डिलीवरी बॉय है जो इस पार्सल को उस कंपनी से आपके घर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्लोनिंग वेक्टर। आई होप क्लोनिंग वेक्टर का आपको काम समझ में आ गया हो कि क्लोनिंग वेक्टर है क्या। अब देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है या बैक्टीरियोफाज वेक्टर है, क्या है, ऐसा क्या है? तो देखो, वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि क्लोनिंग वेक्टर हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी डीएनए के पीस को जो हमारे काम का है उसको होस्ट में भेज रहे हैं। ऐसी चीज को हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। अब ये क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है। तो ये आप अपना डाउट हटा दो कि क्लोनिंग वेक्टर हमेशा प्लाज्मिड रहेगा। ये डाउट अपना क्लियर कर लो। क्लोनिंग वेक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, कई सारे वायरस भी हो सकते हैं जिन्हें अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर कोई भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है एंड हमारे वायरसेस भी हो सकते हैं या बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि क्लोनिंग वेक्टर वो चीज है या ऐसी चीज के लिए हम क्लोनिंग वेक्टर टर्म यूज करते हैं जो हमारे डिजायर डीएनए को या ऐसे जीन को जो हमें जरूरी है उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने में मदद करे, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो ये डाउट आप अच्छे से क्लियर कर लेना। Plasmid and bacteriophage have ability to replicate within bacterial cell independent of control of chromosomal DNA। अब देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज को यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। और इसका रीजन यहाँ पे दिया गया है। ऐसा हम क्यों करते हैं?
ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या है, अपनी ही जैसी एक कॉपी बनाने की इनके पास एबिलिटी होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर ये अपनी जैसे ही एक कॉपी बना लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है, या जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है जिसकी वजह से कोई फीचर्स आते हैं, उससे इंडिपेंडेंट होकर ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। इसीलिए प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को यूज करा जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। अब हम बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर के बारे में, कि जिस भी चीज़ को हम क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं उसके पास क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, यानी कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जिस भी पीस ऑफ डीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर बनाएंगे, जिस भी पीस ऑफ डीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर बनाएंगे, या जिस भी किसी भी चीज को हम वेक्टर बनाएंगे, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने का मतलब क्या है कि उसके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करे। मतलब कि हम अगर मान लो किसी प्लाज्मिड को हमारा वेक्टर बना रहे हैं, तो उस प्लाज्मिड के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए जहां से वो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन सी जगह को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मानते हैं, तो देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होती है जहां पे एडेनिन एंड थाइमिन की जो पेयरिंग है वो ग्वानिन एंड साइटोसिन से बहुत ज्यादा हो। अब ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहीं जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है और इनको तोड़ना ज्यादा आसान है। तो डीएनए में वो जगह जहां पे एडेनिन थाइमिन ज्यादा अमाउंट में है, वही जगह हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाती है, जैसे कि मैंने यहां पे आपको दिखाया भी है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का, वो है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का प्रेजेंट होना क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी प्लाज्मिड को या किसी भी बैक्टीरियोफाज को क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए। अब ऐसा क्यों है? सिलेक्टेबल मार्कर पहले है क्या, आप ये समझ लो। सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट में से और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को रिकॉम्बिनेंट्स में से। अब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ये होते क्या है, इनको भी हम आगे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन से रिकॉम्बिनेंट है, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और उनको एलिमिनेट कर दो और सिर्फ उन्हीं को ग्रो करने दो जो हमारे काम के हैं। और हमारे काम के होते कौन से हैं? हमारे काम के होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, सो ये सिलेक्टेबल मार्कर का रोल होता है। अब सिलेक्टेबल मार्कर हो क्या सकते हैं, इसके एग्जांपल क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है। मतलब कि हमने एक ऐसा प्लाज्मिड लिया जिसके पास पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर अब कुछ भी हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी हो सकती है या कोई और जीन हो सकता है जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद कर सके, जैसे कि LAC-Z जीन। ये LAC-Z जीन करता क्या है? ये LAC-Z जीन जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड करता है। तो अगर मान लो किसी प्लाज्मिड के अंदर ये LAC-Z जीन है तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं हमारा एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कैसे यूज होंगे मैं आपको ये बताता हूं। अब देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है और कैसे हम सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि ये कोई प्लाज्मिड है जिसको हम एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे।
यानी कि ये हमारा क्या है, डिलीवरी बॉय है। क्या है ये, हमारा डिलीवरी बॉय है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस में ट्रांसफर करने में मदद करेगा, किसी भी होस्ट में ट्रांसफर करने में मदद करेगा। अब देखिए ये क्या है, हमारा वेक्टर है। वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, मान लो ये कोई ड्रग रेजिस्टेंस जीन है। क्या है ये, ड्रग रेजिस्टेंस जीन है। और ये जो मैंने ऐसे लाइन से दिखाई है, ये हमारी क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। यानी कि जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट इनकी सिलेक्टेबल मार्कर पे या इनके ड्रग रेजिस्टेंस जीन पे प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे और उससे वेक्टर को कट कराएंगे। क्या कराएंगे, वेक्टर को कट कराएंगे और सेम उसी ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट कराएंगे। अब ये चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में, क्योंकि किसी बुक में नहीं बताया। और अगर आप आगे चल के परस्यू करते हो बायोटेक्नोलॉजी तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि वेक्टर को कट करने के लिए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी पीस ऑफ डीएनए में कट करने के लिए आपको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है। क्या करना है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है ताकि सेम तरीके के एंड्स बने और वहां पे लाइगेज एंजाइम आके अपनी एक्टिविटी कर सके। तो ये चीज याद रखना कि वेक्टर को कट करने के लिए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए किसी भी पीस ऑफ डीएनए से हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप वेक्टर को कट करने के लिए HIND2 यूज करते हो तो इस पीस ऑफ डीएनए को कट करने के लिए भी आप HIND2 यूज करोगे, ठीक है। अब हमने मान लो HIND2 को यूज करके वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, rDNA बनाना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम भी यूज करते हैं। तो लाइगेज एंजाइम हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे हमारे रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गए। अब ये बने कैसे होंगे ये सोचो। देखो हमने एक प्लाज्मिड को कट कराया था तो ये प्लाज्मिड मान लो कट हो गया और ये इसका कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या करा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कराया था, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हमने यहाँ पे लाइगेज एंजाइम डाला होगा तो उसे तो ये नहीं पता कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो क्या करेगा, रैंडमली जोड़ता जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्या, पहली पॉसिबिलिटीज ये बनेगी कि लाइगेज एंजाइम हो सकता है इसी को इसके साथ जोड़ दे, ये पहली पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइगेज एंजाइम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे लाके जोड़ दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। और पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि प्लाज्मिड के जिस पीस को हमने काटा था वो उसी पीस को ले जाके जोड़ दे, ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा था उसे ले जाके वो यहां पे जोड़ दे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। तो यहां पे अगर देखो, यहां पे अगर लाइगेज एंजाइम हमारा क्या करता है, जिस पीस ऑफ डीएनए को हमने काटा था वेक्टर में से उसी को ले जाके जोड़ देता है, तो इसको हम रीलाइगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीलाइगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक हो सकता है कि रीलाइगेशन हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाए। अब अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वेक्टर डीएनए से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। दोबारा से समझना कि अगर वेक्टर डीएनए से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाए तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। जैसे कि यहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा है तो ये भी हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया, इसके साथ जुड़ा है तो ये भी हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया, इसके साथ जुड़ा है तो ये भी हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया। वहीं अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ना जुड़ के रीलाइगेशन हो जाए, यानी वेक्टर का जो पार्ट हमने कट करा था वही पार्ट जाके जुड़ जाए, तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब यहां पे नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों बोल रहे हैं और यहां पे रिकॉम्बिनेंट क्यों बोल रहे हैं? यहां पे रिकॉम्बिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे दो अलग अलग तरीके की चीजें आपस में कंबाइन कर गई, तो इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट बोला। इसको रिकॉम्बिनेंट क्यों बोला,
क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की चीजें कंबाइन नहीं हुई, इसलिए इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोला। अब देखो, अभी तो यहाँ पे आपको मान लो समझ में आ रहा है कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में तो वो तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट बन रहा है कौन सा रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। तो आप क्या करोगे, इन सब को ट्रांसफर करोगे होस्ट में। कहां ट्रांसफर करोगे, होस्ट में ट्रांसफर करोगे। अब जब आप इन्हें होस्ट में ट्रांसफर करोगे तो यहां पे तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्या क्या, जैसे मान लो ये होस्ट है, अब मैंने यहां पे चीजों को छोड़ा, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि होस्ट के अंदर इनमें से दोनों में से, यानी कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में से कोई एंटर ना करे, ठीक है। क्या कहा मैंने ये कहा कि ये जो होस्ट है ये क्या है, ये होस्ट सेल है, या मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है जिसको मैं होस्ट मान रहा हूं, ठीक है, सॉरी, तो ये होस्ट सेल है, बैक्टीरियल सेल है। अगर इसके अंदर ना तो रिकॉम्बिनेंट जाए और ना नॉन रिकॉम्बिनेंट जाए, मतलब कि होस्ट या बैक्टीरियल सेल के अंदर ना तो रिकॉम्बिनेंट गया ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट गया, तो ऐसे बैक्टीरियल सेल को हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, या ऐसे होस्ट सेल को हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डीएनए नहीं गया, ना तो रिकॉम्बिनेंट ना नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, इसके कुछ कैरेक्टर्स नहीं बदलेंगे, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस ये हो सकता है कि इसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। कैसा डीएनए चला जाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, मतलब वो डीएनए चला जाए जिसमें रीलाइगेशन हो गया था। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल को हम क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, या ऐसे होस्ट सेल को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर मान लो तीसरा केस ये बनता है कि किसी होस्ट सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, किसी भी होस्ट सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, तो उस सेल को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये तीनों चीज आप सही से समझो कि जब हमने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर करा होस्ट में, तो वहां से हमारे तीन तरीके के सेल बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तीन तरीके के होस्ट बन सकते हैं। एक तो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट हो जाएंगे जिनके अंदर किसी भी तरीके का डीएनए नहीं गया, ना ही वेक्टर डीएनए गया जो कि रीलाइगेट होके बन गया था, और ना ही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया। सेकंड केस ये हो सकता है कि होस्ट के अंदर हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, तो उस होस्ट सेल को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। और तीसरा केस ये हो सकता है कि हमारे होस्ट के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, तो ऐसे होस्ट सेल को हम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। सो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया हो कि रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। अब हम आगे मूव करते हैं और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर की, जो की है क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट है क्या, अब देखो, क्लोनिंग साइट नाम से ही पता चल रहा है, साइट का मतलब क्या है, जगह। क्लोनिंग मतलब पीस ऑफ डीएनए को वहां पे इंट्रोड्यूस करना। तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि सिलेक्टेबल मार्कर में प्रेजेंट हो। अब यहां पे सिलेक्टेबल मार्कर का मैंने जिक्र क्यों करा, सिलेक्टेबल मार्कर का जिक्र इसलिए करा क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए क्लोनिंग साइट हमारी वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस साइट होती है जो कि प्रेजेंट होगी सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, और इसी सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसी क्लोनिंग साइट पे हम क्या करेंगे, हमारे जो पीस ऑफ डीएनए है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम वहां पे जोड़ेंगे ताकि हमारा आरडीएनए बने। तो क्लोनिंग साइट आपको समझ में आ गई होगी। अब एनसीईआरटी में एक प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा बहुत डायग्राम दिया गया है जो कि है PBR 322, और ये काफी बार नीट एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि इसका नाम है PBR 322, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो P है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। B और R इसके साइंटिस्ट्स के नाम रिप्रेजेंट करता है, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिक्यू, ठीक है।
और 322 जो है इसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि लैब में इस प्लाज्मिड को 322वें नंबर पे बनाया गया था, यानी लैब में इससे पहले 321 प्लाज्मिड बन चुके थे। अब एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया गया है, आप उस डायग्राम को अच्छे से समझना, ठीक है। और उसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वो बता देता हूं, आप बस डायग्राम देख लेना एक बार। अगर हम बात करें कि PBr 322 जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, इसके अंदर कितने सिलेक्टेबल मार्कर हैं, तो इसके अंदर 2 सिलेक्टेबल मार्कर हैं, और दोनों ही सिलेक्टेबल मार्कर क्या हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। कौन कौन सी, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यानी कि अगर इस वेक्टर पे मैं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालूं तो उसका उस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। और दूसरी जीन कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास 2 क्लोनिंग साइट है, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास 2 ऐसी जगह है जहां पे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ सकते हैं। और वो जगह कौन कौन सी है, वो जगह है PST1 PVU2, यानी कि PST1 एंड PVU1, यानी कि अगर मेरे को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाना है तो वहां पे मैं कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करूंगा, वहां पे मैं यूज करूंगा PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एंड PVU1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, क्योंकि इनके लिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है। तो वो उस क्लोनिंग साइट पे क्या करेंगे, कट करेंगे, ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा जा सके। इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बारे में भी हम देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की, तो इसके पास भी 2 क्लोनिंग साइट है, और ये क्लोनिंग साइट है BAMH1 और SAL1 की। यानी कि अगर मेरे को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे कट लगवाना है, उसको कट कराना है ताकि मैं अपने पीस ऑफ DNA को जोड़ सकूं, तो वहां पे मैं BAMH1 और SAL1 का यूज करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट कितनी है, यानी कि पूरे प्लाज्मिड में ऐसी कितनी जगह है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकते हैं, तो जो टोटल नंबर है वो 8 है, ठीक है। वहीं अगर आपसे मैं पूछ लूं कि टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट बताओ जो प्रेजेंट है सिलेक्टेबल मार्कर में, तो वो 4 हैं, और इनमें से भी 2 कहां पे है, 2 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में है और 2 कहां पे है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में है। अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ROP के बारे में कि ROP है क्या। ROP एक जीन है। ROP क्या है, एक जीन है जो कि PBr 322 प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि कोड करता है एक प्रोटीन के लिए जो कि इन्वॉल्व होता है उस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में, जो कि कहां इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में। और ये जो हमारा ROP है यानी रोप है, ये कंटेन करता है रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर PVU2। ये किसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट कंटेन करता है, PVU2 के लिए। अब हम आगे बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर की, जिसकी वजह से हम रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड DNA। किसी भी डिजायर्ड DNA को इंसर्ट करने की वजह से किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर का इनएक्टिवेट हो जाना क्या कहलाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये होता कैसे है, मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक प्लाज्मिड है और ये इसके पास कोई एक सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। ये पूरा क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है, या मान लो ये पूरा क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, क्योंकि अभी आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बारे में पढ़ लिया। तो ये क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये अपना पीस ऑफ DNA, एक मिनट रुकना, ये मेरे को क्या है, अपना पीस ऑफ DNA, ठीक है, यहां पे इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन ऑफ DNA को कट करूंगा, इस पोर्शन ऑफ DNA को कट करूंगा। क्या करा मैंने, इस पोर्शन ऑफ DNA को कट कर दिया। किसकी मदद से कट कर दिया, मान लो मैंने कट कर दिया
PHT1 की मदद से। PHT1 की मदद से मैंने इतने पोर्शन को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब यहां पे मेरी बात समझना, ये पूरा हिस्सा कोड कर रहा था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए, मैंने इसमें से इतना हिस्सा हटा दिया काट के। तो अगर मैंने इतना हिस्सा हटा के काट दिया तो ये अब क्या अपना काम करेगा? क्या ये अपना काम करेगा? काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मान लो कोई रनर है, ठीक है, जो कि मैराथन दौड़ता है। क्या करता है? एक रनर है जो कि मैराथन दौड़ता है, ठीक है। अब अगर आप इस रनर के लेग्स को ही क्या कर दो, इस रनर के लेग्स को ही कट कर दो, तो क्या ये मैराथन भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर में, तो हमको उस सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर कट लगाने पड़ते हैं। तो मैंने जब कट लगाया इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, तो इसका एक हिस्सा कट हो गया। तो क्या अब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए कोड करेगा? नहीं कोड करेगा। यानी अब ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। यानी इसका जो पहले काम था अब वो ये काम नहीं कर पाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों? क्योंकि इस पीस ऑफ डीएनए को हमें इंसर्ट करना था, इसके लिए हमने यहां कट लगाया। कट लगाने की वजह से ये इनएक्टिवेट हो गया, यानी अपना काम नहीं कर रहा। इसलिए इस चीज को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आप एक तरीके से और समझ सकते हो, कैसे? मान लो एक कोई गैंगस्टर है, ठीक है, एक कोई गैंगस्टर है, इसके हाथ में क्या है? गन है, गन है, ठीक है, इसके हाथ में क्या है? गन है। अब ये गन चलाने ही वाला है, ये गैंगस्टर गन चलाने ही वाला है। उतनी देर में आपने क्या करा? इस गैंगस्टर के हाथ काट दिए। हाथ क्या करे? काट दिए। तो अब अगर आपने इसके हाथ काट दिए तो ये गन चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो यही चीज है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि हमने किसी पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट करने के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कट लगाया। कट लगाने की वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं कर पा रहा, और इसी चीज को हमने क्या नाम दे दिया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आई होप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपको समझ में आया होगा। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का यूज क्या है ये आपको बता दिया जाए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का यूज ये है कि ये सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट में मदद करता है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन है वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और जितना भी हमने पढ़ा आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मदद से और फिर लैग-जेड जीन की मदद से। सो आई होप आप अपना सपोर्ट बनाए रहेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।